रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है ना। अच्छा, तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ तो बेसिक वाला पार्ट है। तो उस बेसिक वाले पार्ट में हमारे पास ओरिजिन आता है, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो वो सारा बीएससी का है। ठीक है। जैसे उसमें आ जाएगा वेव नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। तो मैं उस पे नहीं जा रहा, मैं वेव फंक्शन से शुरू करूंगा डायरेक्ट, कि बेसिक वाला पोर्शन भी बताऊं थोड़ा सा, Then we function से करो है start ना। जहाँ से क्वेश्चन करते हाँ, वेव फंक्शन से हम शुरू कर सकते हैं। ओरिजिन वाला पार्ट मतलब इजी है, और ग्रेजुएशन से हम करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन। तो होता क्या है ना, जब भी देखो, जब भी किसी तरह की कोई वेव है जो स्पेस में वेरी करती है, हम बात कर रहे हैं किसी भी तरह की वेव की, तो वेव यूजुअली कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाती है। ठीक है। तो इस वेव के साथ कोई क्वांटिटी होती है जो पीरियोडिकली वेरी करती है। जैसे मान लो कि लेट्स से कि ये ह्यूमन ईयर है, ये किसी का कान है। अब मैं बोल रहा हूँ तो ये तुम्हारा कान है मान लो, और तुम्हें सुनाई दे रहा है, तो तुम्हारा कान साउंड को कैसे डिटेक्ट कर रहा है? एक्चुअल में होता क्या है कि तुम्हारे आसपास क्या होंगे, एयर पार्टिकल्स होंगे ऐसे। ये एयर पार्टिकल्स है ना। और जैसे ही मैं बोलता हूं तो इन एयर पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस आती है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये एयर पार्टिकल्स पहले यहाँ थे, जब जब साउंड पहुंची यहाँ पर, तो इन एयर पार्टिकल्स को धक्का लगेगा, ये अपनी पोजीशन से शिफ्ट होंगे, थोड़ा आगे आ जाएंगे। अब जो जब दो एयर पार्टिकल्स पास आ जाते हैं ना, तो वो रिपेल करते हैं फिर, बिकॉज पार्टिकल्स को पसंद नहीं है कि वो उनको एक टाइट स्पेस में पास लाया जाए, तो दे रिपेल ईच अदर। तो होगा क्या कि ये प्लेयर पीछे मूव करेगी और ये आगे मूव करेगी, और इसी तरीके से फिर यहाँ पर एक मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, तुम देख रहे हो ना। जब ये पास आ जा रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है, जब ये दूर जा रही है तो प्रेशर कम हो रहा है। तो अगर हम प्रेशर की वेरिएशन देखें, अगर हम इस तरफ प्रेशर की वेरिएशन देखें, तो टाइम के साथ ये पोजीशन के साथ प्रेशर का भी ग्राफ ऐसा ही आएगा। इसका मतलब देखना, प्रेशर पहले बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर जीरो आ गया, फिर से बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर जीरो आ गया। तो इस तरीके से प्रेशर वेरी करता है। और हमारे कान में जो ड्रम होता है अंदर, अंदर हम बोलते हैं ना कि एक ड्रम टाइप है, तो वो ड्रम एक्चुअल में इनके साथ वाइब्रेट करता है। वो प्रेशर चेंजेस को क्या करता है, वो प्रेशर चेंजेस को डिटेक्ट करता है कि आसपास की हवा में प्रेशर चेंज हो रहा है, और उसको वो साउंड में कन्वर्ट करता है। तो जब भी कोई चीज, कोई वेव चलती है ना, तो उसके साथ एक वेरिएबल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। तो जब कोई पार्टिकल चलता है, अब ये तो हमारे पास एयर पार्टिकल्स थे, जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करता है, तो उसमें ऐसे प्रेशर चेंज नहीं होता, उसमें वेव फंक्शन चेंज होता है। तुम समझे? हैं yes ठीक है। तो हम वेव फंक्शन के चेंजेस से पता लगाते हैं, मतलब हम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि पार्टिकल एक वेव की तरह है, और प्रेशर का चेंज वेव फंक्शन की तरह है, या वेव फंक्शन प्रेशर के चेंज की तरह है। तो वेव फंक्शन के चेंज से हम पार्टिकल के बारे में पता लगाते हैं, जैसे कि प्रेशर के चेंज से हम साउंड के बारे में पता लगा रहे हैं। आई कैन गिव यू अनदर एग्जाम्पल। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम लेट से हम एग्जाम्पल लेते हैं पानी का। मान लो ये पानी है, ये पानी है, ये तो बहुत लाइट हो गया, दिख नहीं रहा होगा। तो इस पानी में आपने क्या किया, एक पत्थर ड्रॉप कर दिया ऐसे, ऊपर से एक पत्थर फेंक दिया।
तो आप देखोगे कि पानी में जहां पर पत्थर गिरा है उसके इर्द गिर्द ऐसे ऐसे रिपल्स बनते हैं, और वो रिपल्स ऐसे बाहर की तरफ को ट्रैवल करते हैं, है ना। Yes, sir. तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें और हम सिर्फ टू डायमेंशनली इसको ऑब्जर्व करें, मतलब एक लेयर को ऑब्जर्व करें, तो लेयर में हमें दिखेगा कि पानी का पार्टिकल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, मतलब पानी के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन ऐसे होगी, जैसे ये वाटर का पार्टिकल है तो वो ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा। तो अगर इस केस में जब एक वाटर वेव ट्रैवल करती है, जब एक वाटर वेव ट्रैवल करती है तो एम्पलीट्यूड चेंज करता है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो चेंज करता है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि उसको कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, ये पीरियोडिक चीजों के लिए साइन और कॉस थीटा यूज किए जाते हैं। तो वाटर वेव ट्रेवल करती है तो क्या चेंज करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स की हाइट चेंज करती है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, जब एक साउंड वेव ट्रेवल करती है तो प्रेशर चेंज करता है, मतलब हर एक वेव के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज एसोसिएट करती है जो चेंज हो रही हो। जब एक ईएम वेव ट्रेवल करती है, तो ईएम वेव का डायग्राम आपने देखा है, जैसे अगर ईएम वेव Yes, का, sir. हाँ, तो ईएम वेव में ना ये एक्स एक्सिस है मान लो, तो ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो मान लो अगर ईएम वेव ट्रेवल कर रही हो ना इधर, तो होगा क्या कि इस वाई की डायरेक्शन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, फिर थोड़ा सा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर थोड़ा सा उसकी वैल्यू और बढ़ेगी, और इस तरह वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू लेगी, फिर वो वैल्यू घटना शुरू होगी। ठीक है, और फिर वो जीरो हो जाएगी, फिर वो बढ़ना शुरू करेगी उल्टी तरफ, और ये वेरिएशन होगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब वो बढ़ती जाएगी फिर कम होती जाएगी। ठीक है, जब भी एक ईएम वेव जा रही है तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, और जब हम इसका पूरा वेरिएशन देखते हैं तो एक साइनसॉइडल वेव बनती है वहां पे। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करती है। अगर इसी में हम बात करें, एक मिनट, अगर इसी में हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करती है। मैग्नेटिक फील्ड जेड जेड की डायरेक्शन में चेंज होगी, पहले जेड की डायरेक्शन में बढ़ेगी और फिर उसी में कम होगी, और अब जब वो बढ़ेगी तो वो माइनस जेड में बढ़ेगी, देख रहे हो। तो कुछ ये बिहेवियर होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में ऑसिलेट कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रही है, और ये मिलके एक वेव बनाती है जो एक्स में जाती है। तो जब एक ईएम वेव जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो वेरी करते हैं। ठीक है, तो ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है। ठीक है, वाटर वेव में पार्टिकल की हाइट वेरी करती है, साउंड वेव में प्रेशर वेरी करता है, और जब भी कोई पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एक मिनट, अंबिका आवाज आ रही है ना, हेलो। Yes, sir. तो जब भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना, डी ब्रॉगली ने बोला था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब है बहुत ही छोटा पार्टिकल। तो जब भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ट्रेवल करता है तो बोला था कि वो वेव की तरह चलता है, उसके उस वेव को बोलते हैं मैटर वेव। तो वो मैटर वेव चेंज करती है, और उस मैटर वेव की चेंज को हम देखते हैं इससे। ठीक है, उसको बोलते हैं वेव फंक्शन।
अब ये वेव फंक्शन अगर वन डायमेंशनल होगा तो हम इसे लिखेंगे ऐसे, और अगर ये थ्री डायमेंशनल होगा तो हम इसे लिखेंगे ऐसे। सिंपली यहां पर आर वेक्टर आ गया जो कि एक्स वाई जेड तीनों पे निर्भर करता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें पार्टिकल के बारे में मिलेगी वो इससे ही मिलती है। अब अगर मैं इस वेव फंक्शन की बात करूं तो ये कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है। पहले तो ये फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई इनफाइनाइट वैल्यू ले ले, और एक से ज़्यादा एक टाइम पे वैल्यूज़ नहीं ले सकता, ये सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए, ठीक है। और ये कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि इसमें ब्रेकेज आ जाए कि किसी जगह पर पार्टिकल का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा, ठीक है, समझे। जैसे ना Yes, मैं sir. एक एग्जांपल लूँ, मैं ले लूँ x अपॉन x माइनस थ्री, लेट से। अब मैंने एक फंक्शन ले लिया, अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू थ्री डालूंगा ना तो ये नहीं रहेगा फाइनाइट। डालो जरा थ्री, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास वेव फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब हम वेव फंक्शन कैसा ले सकते हैं, जो फाइनाइट वैल्यू लेता हो, जो सिंगल वैल्यू लेता हो, और जो कंटिन्यूस हो। ये कंटिन्यूस भी नहीं है क्योंकि तीन डालते ही इनफाइनाइट हो गया। मतलब कंटिन्यूटी के लिए क्या, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, देखो एक रास्ता कंटिन्यूस कब है, तुम रास्ते से चले चले चले, और ऐसा रास्ता कोई कंटिन्यूस हो सकता है। लेकिन अगर वो रास्ता ऐसा हो, तुम रास्ते से जा रहे हो और एक एक खाई आ गई, तो ये कंटिन्यूस थोड़ी ना हुआ। इसमें एक ऐसा पॉइंट आ गया ना, यहां तक वैल्यू ठीक थी, पर यहां से वैल्यू एकदम से बिल्कुल डिक्रीज कर रही है। या फिर इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि मतलब हमारे पास ऐसा तो और एक बहुत शार्प तीखा पहाड़ आ गया, तो ये भी कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ही तरह की वैल्यूज रहें, तो ये फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। इवन अगर हम इसको Yes, sir. डिफरेंशिएट करें एक बार विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये भी कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। बट ये थोड़ी बहुत डिसकंटिन्यूस भी चल सकती है, पर ये फाई जो है इट शुड ऑलवेज बी फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूस तब होता है जब हम पोटेंशियल जो लेते हैं जिसमें पार्टिकल मूव करे, बेसिकली वो डिराक डेल्टा हो, तब भी हो जाता है। अच्छा एक और चीज़, और इसको हम बोलते हैं कि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब है ना कि इसके नीचे का एरिया जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, हम बेसिकली इसका स्क्वायर करते हैं ऐसे, और इंटीग्रेशन कर देते हैं, और ये इसको हम बोलते हैं कि स्क्वायर इंटीग्रेबल, मतलब स्क्वायर किया और इंटीग्रेशन कर दी, और ये भी हमारे पास क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो अभी हम एग्जांपल से देखते हैं, वी विल टेक सम एग्जांपल्स। यहां तक समझ आया। Yes, sir. अच्छा एक मिनट देना मुझे। यहाँ से इसमें चलते हैं। अब मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा। हम तीन चार एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक हम ले लेते हैं सीकेंट एक्स,
एक हम ले लेते हैं 10x, एक हम ले लेते हैं a इंटू ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वेयर, और एक हम ले लेते हैं a इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हम ये 4 एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन सा वेव फंक्शन बन सकता है। तो सीकेंट एक्स की बात करते हैं। सीकेंट एक्स का उल्टा होता है, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कॉस का ना, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 1/cos x। अगर ये नीचे वाली टर्म जीरो हो जाए तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जैसे कि कॉस कौन से एंगल पे जीरो हो जाता है, 90 डिग्री पे, है ना। 90 डिग्री पे जीरो हो जाता है क्या कॉस? Yes, sir. हाँ, तो ये जीरो, तो फिर इन्फिनिटी बन गया हमारा। ये कभी इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फाइनाइट। अच्छा, 10x की बात करें तो 10x को भी ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो अगर फिर से cos पाई बाई 2 ले लें हम, तो फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी नहीं है। अच्छा, a इंटू ई की पावर एक्स स्क्वेयर, आई की कंडीशन चेक करें अभी हम। तो अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, अगर x इन्फिनिटी पे चला जाए, तो आपका वेव फंक्शन भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, देखो, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, लास्ट वाले को देखते हैं। देखो यहां पर एक स्पेशल चीज है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और x बहुत बड़ी वैल्यू लेगा ना, देखो, अगर x बहुत बड़ी वैल्यू लेगा इन्फिनिटी की, तो e की पावर एक्स स्क्वेयर भी इन्फिनिटी की वैल्यू लेगा, लेकिन हमारा जो वेव फंक्शन है वो इन्फिनिटी से डिवाइड होकर जीरो बचेगा। मतलब बहुत बड़ी वैल्यूज और बहुत छोटी वैल्यूज जो हम x की लेंगे, उनके लिए एकदम से जीरो हो रहा है। और ये कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस देखो ये भी था, पर ये इन्फिनिटी पे इनफाइनाइट हो जा रहा था, ठीक है। तो हमारा ये वेव फंक्शन है जो फॉर्म ले सकता है, समझे। हेलो, आ रही है आवाज तुम्हें? Yes, sir. Got that. ओके ओके। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब सिग्निफिकेंस होता है कि महत्व क्या है। महत्व ये है, देखो, इसका इसका अकेले का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस है जब, और ये ना रियल भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, मतलब आयोटा की फॉर्म में भी हो सकता है। और स्क्रोडिंजर इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स लेके ही सॉल्व होती है। तो जर्नली ये जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा। तो अब अगर हमें ये चीज़ निकालनी है, मतलब इसका स्क्वायर निकालना है, तो हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ता है और उसे इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये वाली जो क्वांटिटी आती है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आती है, ये रियल आती है। और ये क्वांटिटी बेसिकली हमें बताती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये बताती है हमें पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो बेसिकली पार्टिकल को ढूंढने की जो क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर अगर हम इसको इंटीग्रेट करें ना, जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखें, एंड इफ वी मल्टीप्लाई बाय dx, तो उस dx चौड़ाई के, ये dx चौड़ाई है, इस दूरी के अंदर, मतलब यहां से लेकर यहां तक
पार्टिकल को ढूंढने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ये चीज बताती है हमें। ठीक है। Yes, sir. पर बात बात वही है, जिस इंटरवल में इंटीग्रेट हो रहा है ना, वहीं से वहीं तक अगर आप ऐसे लिमिट लगा दोगे ए से बी, तो x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी के बीच में पार्टिकल को पाए जाने की संभावना क्या है, तो हमें वो चीज बताता है। ठीक है। और Yes, sir. और इस वेव फंक्शन की एक खासियत है, अगर तो आप ए से बी इंटीग्रेट कर रहे हो, तब तो आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी कुछ भी आ सकती है। पर प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है अंबिका? 1 से तो ऊपर नहीं जा सकती ना, 1 One. है ना। 1 का मतलब है कि मिलेगा ही मिलेगा, 0 का मतलब है नहीं मिलेगा, 0.5 का मतलब है 50% चांस है मिलेगा। पर अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर दो और फिर इंटीग्रेट करो ऐसे, तो इसका मतलब है कि आप अब पूरे स्पेस की बात कर रहे हो, है ना। तो पूरे स्पेस में अगर आप इंटीग्रेट कर दो ऐसे, तो इट शुड बी इक्वल टू 1। ऑलवेज इट शुड बी इक्वल टू 1, बिकॉज पूरे अब स्पेस से बाहर कहाँ जाएगा? हमने तो पूरे कवर कर लिया ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो हम कहते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलते हैं कि वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है उसका। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब क्या है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब है कि पार्टिकल्स की सारी प्रोबेबिलिटीज जब हम जोड़ रहे हैं वो 1 के बराबर आ रहा है इन ऑल ओवर स्पेस, हेंस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और हमें कई बार वेव फंक्शन नॉर्मलाइज भी करना होता है, तो उसके लिए हमें एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना पड़ता है। तो जैसे आई कैन टेक एन एग्जांपल, लेट अस से कि मेरे पास वेव फंक्शन दिया हुआ है कुछ ऐसा, जिसकी वैल्यू है n इंटू ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा एक्स और n इंटू ई रेस टू द पावर अल्फा एक्स। ये दो वैल्यूज हैं उसकी। ये वैल्यू कब लेता है? वो जब x जीरो से बड़ा है। और ये वैल्यू कब लेता है? जब x जीरो से छोटा है। तो अब देखिए ध्यान से, ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, या n की वैल्यू क्या होगी? तो अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेव फंक्शन का ऐसे मल्टीप्लाई करूं, तो इट शुड बी इक्वल टू 1, राइट? ठीक है। अब मैं इसे तोड़ सकता हूं ना ऐसे। कैसे तोड़ूं मैं इसको? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो, दो दो पार्ट्स में ही टूट जाएगा ना। और दूसरा पार्ट क्या आएगा? जीरो से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो का मतलब क्या है? कि x जीरो से छोटा है। और उस केस में हमें क्या लेनी है वैल्यू? n इंटू ई रेस टू द पावर अल्फा एक्स। अच्छा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ये सेम ही नहीं आएंगे? क्योंकि ये Yes, रियल sir. रियल है ना, तो dx साथ में। और अब जब हमारे पास ये x जीरो से बड़ा है, तो बस ये साइन तुमने चेंज कर देने हैं। ये आ गया। अब एन स्क्र देखो दोनों से आ रहा है, तो एन स्क्र कॉमन, तो एक आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो ई रेस टू द पावर 2 अल्फा एक्स। और दूसरा क्या आ जाएगा? ई रेस टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। और इसमें लिमिट क्या आएगी? जीरो से इन्फिनिटी। तो ये सॉल्व करो जरा और मुझे बताओ कि यहां से n की वैल्यू क्या आ रही है। ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है ना। ई रेस टू द पावर 2 अल्फा एक्स की क्या आ जाएगी? ई रेस टू द पावर 2 अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 2 अल्फा। ठीक है।
ये करो तुम 2 मिनट में और मुझे बताना एन क्या वैल्यू दे रहा है। हुआ? अंबिका हुआ? कर रही हूँ सर। ठीक है, ये देखो ये क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर 2 अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 2 अल्फा माइनस इन्फिनिटी से 0। और अगला क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 2 अल्फा, और ये क्या आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। और यहां पर 0 पुट करते हैं ना, जब आप 0 पुट करोगे x की जगह तो e रेज टू पावर 0 1, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 बनता है। यहाँ पर 1 अपॉन माइनस 2 अल्फा को पहले ही बाहर रख लेते हैं। अब जब आप ना इधर इन्फिनिटी रख दोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि माइनस एक पहले से है तो 0 बन जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाओगे, जब 0 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एन स्क्वेयर 1 अपॉन 2 अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा इक्वल टू 1। और आधा आधा कितना बन जाता है, एक, तो ये बन जाएगा 1 बाई अल्फा एन स्क्वेयर, ये किसके बराबर, 1 के बराबर। तो इसका मतलब है एन स्क्वेयर तुम्हारा अल्फा के बराबर होगा, और एन की वैल्यू होगी अंडर द रूट अल्फा। तो तुम्हारा जो वेव फंक्शन था, जो स्टार्टिंग में ऐसे दिया था, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कैसा होगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा अंडर रूट अल्फा, एन की जगह ये आ जाएगा, इधर ही लिख देते हैं अंडर रूट अल्फा ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, और अंडर रूट अल्फा ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स। ये है तुम्हारे वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड, समझे? यस सर। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या क्या प्रॉपर्टीज आई उसकी, सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट, और स्क्वायर इंटीग्रेबल, और कंटिन्यूअस, और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस। ठीक, ये प्रॉपर्टीज जो, और नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। अच्छा, नॉर्मलाइज होने के साथ साथ एक और चीज होती है वेव फंक्शंस में, वो ऑर्थोगोनल भी होना चाहिए। ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या है,
सिंपल सी बात है कि ऑर्थोगोनल होने का मतलब है ना, अब जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे घर में 4 कमरे हैं, ठीक है। ये कमरा नंबर 1, ये कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, ये कमरा नंबर 4, ठीक है। तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। अच्छा, अगर तुम पहले वाले कमरे में हुई तो कोई दूसरे तीसरे चौथे में ढूंढेगा, तुम मिलोगी? No, sir. तो इसका मतलब है, मैं ऐसे बोल देता हूँ कि पहले कमरे में होगी तुम तो तुम्हारा वेव फंक्शन ये ले लेते हैं, दूसरे में होगी तो ये ले लेते हैं, तीसरे में होगी तो ये ले लेते हैं, चौथे में होगी तो ये ले लेते हैं। तो ये तुम्हारी स्टेट्स हैं कि इस कमरे में कोई होगा तो ये पहली स्टेट, इस कमरे में होगा दूसरी, इस कमरे में होगा तीसरी, इस कमरे में होगा चौथी। तो ऑर्थोगोनैलिटी बोलता है कि अगर कोई पार्टिकल एक स्टेट में है तो वो दूसरी में नहीं मिल सकता। मतलब अगर एक स्टेट वाला वेव फंक्शन होगा तो दूसरे वाला वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? Yes, sir. अगर एक वेव फंक्शन कुछ वैल्यू ले रहा है तो फिर दूसरा ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम ये चीज करें, ध्यान से देखना, हमने ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में एक, क्योंकि हमें रियल वैल्यू चाहिए तो इसीलिए हमने एक का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया और एक का हमने जैसा वो था वैसे ले लिया। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के बाद हम किसी वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो वो रियली वैल्यू आती है। अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने दो वेव फंक्शन अलग अलग लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इधर होगा तो उधर नहीं होगा, और इधर होगा तो उधर नहीं होगा। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए? तुम खुद बताओ। इनमें से एक जीरो होगा ही होगा हर टाइम। अगर तुम इधर हो ना तो ये कुछ वैल्यू लेगा तो बाकी सभी जीरो हो जाएंगे। तुम समझी? Yes, sir. इसका मतलब है दिस विल गिव यू अ वैल्यू जीरो ऑलवेज इफ एम एंड एन आर डिफरेंट। अलग अलग स्टेट्स में ये हमें जीरो देगा, ठीक है, वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन। तो हमने दो कंडीशंस पढ़ी। देखो, एक हमने पढ़ी कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम वेव फंक्शन लेते हैं, पता नहीं वो कहाँ गई, अगर हम वेव फंक्शन लेते हैं और उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं ओवर होल स्पेस, इट गिव्स अ वैल्यू ऑफ 1, और उसको बोलते हैं हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और अगर हम दो अलग अलग वेव फंक्शंस के साथ ये चीज़ करते हैं तो वो जीरो आती है, और इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो क्या हो अगर हम इन दोनों कंडीशंस को मर्ज करके एक ही कंडीशन बनाए, तो हम उसे नाम देते हैं ऑर्थोनॉर्मेलिटी। तो ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन में आप ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखा, ठीक है। और आप इसे लिखोगे कि ये वैल्यू जीरो होगी जब m नॉट इक्वल टू n होगा, और ये वैल्यू 1 होगी जब m इक्वल टू n होगा। समझ गए? Yes, sir. तो यहां तक की चीजें क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है, तो आपने यहां तक के कुछ क्वेश्चंस मैं सेंड करूंगा, वो करने हैं, है ना। और फिर Okay. इसके आगे हम हिल्बर्ट स्पेस और ऑपरेटर फॉर्मलिज्म इन चीज़ों पे आएंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वेरियस एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अभी के लिए क्लास डिसमिस करते हैं ना। Okay, sir. ओके।